सो यहाँ से जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी एक्सरेज के इक्विवेलेंट रहती है। इस तरह से एक्सरेज बनते हैं। नाउ आई विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड। इंटरेक्शन ऑफ एक्सरेज विद एटम। इंटरेक्शन ऑफ एक्सरे एज द नेम गोज कि क्या होता होगा जब ये ऐसे एक्सरेज किसी एटम से टकराती होगी, तो वो एक्चुअली वहां पे क्या होता होगा। हम ये चीज पढ़ चुके हैं विद रिस्पेक्ट टू यूवी रेज। यूवी रेज जब मॉलिक्यूल से टकराते थे तो वहां पे मॉलिक्यूल रोटेट होता था, या मॉलिक्यूल वाइब्रेट होता था, या मॉलिक्यूल में जो एटम्स है उन एटम्स में जो बॉन्ड अटैच्ड है उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स शायद ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइट होते थे, और वहां पे एक्साइटेशन के बाद वो एनर्जी रिलीज करने के वो इलेक्ट्रॉन फिर से उस बॉन्डिंग ऑर्बिटल में रिटर्न होते थे, और जो एनर्जी रिलीज हुई वो हम मेजर करते थे। कुछ सेम कंसेप्ट एक्सरेज में भी देखा जाएगा। यहां पे भी अगर आप चेकआउट करो तो इस पूरे प्रोसेस को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, 1, 2 और 3। एटम में जो 2 सेगमेंट्स है, एक मेन सेगमेंट है न्यूक्लियस और सेकेंड सेगमेंट है उसके सराउंड में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन्स। सो मोस्ट ऑब्वियस है जब वो एक्सरेज वहां से आएगी तो उसका जो फर्स्ट इंटरेक्शन होगा, फर्स्ट कोलिजन होगा, वो होगा विथ इलेक्ट्रॉन्स। Those will not directly act, those will not attack the nucleus because there is a big gauge of electrons surrounding it. Okay, so obviously यहाँ पे अगर आप देख सको तो ये जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स मतलब एक्स रेज जो हमारी आ रहे हैं वो टकरा रहे हैं किसी एक इलेक्ट्रॉन से। ये इलेक्ट्रॉन इसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो चले जाते हैं हायर ऑर्बिटल में। हायर ऑर्बिटल में जाने के बाद वो एनर्जी सबसाइड नहीं कर पाते, वो एनर्जी रिटेन नहीं कर पाते, वो एनर्जी वो ड्यूरिंग देयर रोटेशन वो एनर्जी वो एक्सपेल ऑफ कर देते हैं और फिर चले जाते हैं अपने ओरिजिनल ऑर्बिटल पे। ओरिजिनल ऑर्बिटल पे जाके वो फिर से अपने उसी ऑर्बिट में घूमना शुरू कर देते हैं। सो कुछ इस तरह से एक्सरेज जब टकराएंगे एटम के साथ तो सीन बनेगा। अब एक्सरेज टकराने के बाद जो एनर्जी बाहर निकल रही है उसका क्या वो एनर्जी सेम है, क्या वो एनर्जी कम है, क्या वो एनर्जी ज्यादा है, डिपेंड्स। ये चीज हमने पढ़ी है रिगार्डिंग कि शायद इलास्टिक बिहेवियर होगा या इन इलास्टिक बिहेवियर होगा। शायद एटम अपनी एनर्जी शायद वो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी शायद उस आने वाले एक्स को देगा, या फिर उसमें से एनर्जी लेके खुद एनर्जी उसकी कम कर देगा। ये हमने देखा है with respect to scattering of light. Elastic scatter, there may be, we may have Rayleigh effect or we may have Raman effect. So scattering can be any kind of scattering possibility we can't resist. Okay. अब ये कुछ उसमें का क्या कहूँ मैं, एक थोड़े एडिशनल फैक्ट्स मैंने ऐड किए हुए हैं। इट्स ऑफ नो यूज बट इट मे बी व्हाट यू कॉल्ड एज, जब भी एक्सरेज आती है तो इनका कंसेप्ट्स मैंने जहां पे भी एक्सरेज के बारे में सर्च किया तो ये वहां पहुंच ही गए, तो मैंने इसको डाल ही दिया स्लाइड में। ठीक है, तो लाइकवाइज कि एक्सरेज में एक्स क्या है भाई। सो एक्सरेज में एक्स का बोला मैं जाए तो जैसे अगर आप वो काफी एवेंजर्स पिक्चर्स में दिखाते हैं ना कि वो कहीं तो भी वो अमेजिंग स्टोन्स लेके आते हैं, कहीं धरती के गर्भ में से लाते हैं, फिर उसको एक डिवाइस में अटैच करते हैं, फिर उसको इलेक्ट्रो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और फिर वो बीम निकलता है और बीम निकल के उसको कहीं से तो वे उसको चेक करते हैं। वो चेक किसके अगेंस्ट करते हैं, कुछ तो रखते होंगे आगे। जैसे उन्होंने अगर अल्फा बीटा गामा रेज को चेक किया तो उन्होंने कुछ प्लेट्स रखी थी ना, कॉपर प्लेट रखी, मेटल प्लेट रखी, थिक रखी, थिन रखी, उसके अगेंस्ट उसको चेक किया कि ये जो एनर्जी निकल रही है ये कैसी है, इसकी इंटेंसिटी कैसी है। और उस एनर्जी के वो जो एनर्जी निकलती थी, जिस साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि उन्होंने भी एक डिवाइस लगाया होगा, शायद कुछ इलेक्ट्रॉन्स, एक टंगस्टन फिलामेंट यूवी लाइट में हम लेते हैं ना, टंगस्टन फिलामेंट से उन्होंने कोई एक फिलामेंट लिया होगा, उसको उन्होंने हीट किया होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीट किया होगा। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए होंगे उस इलेक्ट्रॉन्स को उसने हाई वोल्टेज प्रोवाइड करके चेकआउट किया कि उसकी एनर्जी कितनी निकली। ये जो एनर्जी निकल रही थी ये एनर्जी उनके गिवन रिकॉर्ड्स में कहीं मैच नहीं हो रही थी।
तो इस एनर्जी को उन्होंने कुछ तो नाम देना था, तो वो नाम क्या दिया जाए, तो उन्होंने, जैसे मैथ्स में एक अजम्पशन रहता है कंसीडरिंग द वैल्यू एज x, तो उस कंसेप्ट से जो मैंने नेट पे काफी जो लिटरेचर पढ़ा उसमें मालूम पड़ा, उस कंसेप्ट से इसको कोरिलेट किया गया कि ये जो एनर्जी लिबरेट हो रही है ये अननोन एनर्जी है, इसलिए उसको नाम दिया गया एक्स रेज। ओके, अब वहां पे सेकंड स्टेटमेंट है आई हैव सीन माय डेथ, ये कुछ जो ये पहला स्टेटमेंट जो उनके वाइफ का निकला था कि उन्होंने उस रेस के अगेंस्ट जब अपना एक हाथ उस एनर्जी के अगेंस्ट अपने हाथ डाला, तो उन्होंने जो रिंग पहनी थी उस रिंग के साथ उस फोटोग्राफिक प्लेट में उसकी इमेज आई। सो वो इमेज देख के वो काफी डर गए थे, ये मेरी ही इमेज है, और उस इमेज को देख के उन्होंने ये कोट लिखा था कि आई हैव सीन माय डेथ। सो यू कैन इमेजिन कि जब कोई चीज पहली बार ऐसा कोई नई चीज देखता है और वो अपने साथ ही हो, तो ऑब्वियस दिस काइंड ऑफ वर्ड्स कैन कम आउट। और एक बहुत बड़ा उसका एप्लीकेशन का एक स्टेटमेंट देखिए यहाँ पे कि हमारा जो सबसे बड़ा इन्वेंशन है, सबसे बड़ा जो हम जो चीज निकाल सके वो डीएनए का स्ट्रक्चर, उसके शेप आइडेंटिफिकेशन में कि वो डबल हेलिक्स शेप है, ये आइडेंटिफिकेशन में एक्सरे टेक्निक ने काफी बड़ा रोल प्ले किया है। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जिसे कहा जाता है, जिसे आप एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी भी कहते हैं। चलो चलते हैं, इट्स ऑफ नन ऑफ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, रख छोड़ देना इसको। अब बात आती है डिफ्रैक्शन के बारे में, सेकंड कंपोनेंट ऑफ आवर टॉपिक इज डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या है? जैसे हमने लाइट के बारे में काफी बात पढ़ी है, इंसिडेंट रे पढ़ी है, रिफ्लेक्शन पढ़ा है, रिफ्रैक्शन पढ़ा है, तो ये सभी कंसेप्ट में कहीं तो भी एक कंसेप्ट होता है डिफ्रैक्शन भी। डिफ्रैक्शन का मतलब क्या? इमेजिन करो, जो यहाँ पे कोट किया है, द वेव्स स्प्रेड आउट आफ्टर दे पास थ्रू स्लिट्स। अगर मैं एक लाइट सोर्स से काफी सारे लाइट आ रहे हैं, रेज आ रहे हैं, और उसे एक एंट्रेंस में से पास करता हूं, तो ऑब्वियस है वो जो लाइट बाहर निकलेगा वो एक बीम की तरह निकलेगा। जैसे हम कॉलिमेटिक सिस्टम में हमारा एंट्रेंस स्लिट रहता है, उसमें से हम लाइट जो इमिट करते हैं वो एक बीम की तरह जाता है। लेकिन जब वो बीम की तरह जाता है, ओके, तो वो जो स्लिट है वो स्लिट एक्ट करता है एज अ सेकंड सोर्स ऑफ सेकंड एंट्रेंस सोर्स या सेकंड लाइट सोर्स, एज गुड एज सेकंड लाइट सोर्स। तो फिर जैसे एक बल्ब इग्नाइट होने के बाद सभी दिशा में लाइट इमिट करेगा, वैसे ही एक एंट्रेंस स्लिट भी सभी दिशा में लाइट इमिट करेगा। सो यू कैन सी ओवर हियर इफ द रेज आर कमिंग इन अ पैरेलल डायरेक्शन, so as soon as they enter the slit they move in a wave pattern form, but in this segment जहां पे वो एंटर कर रहा है, यहाँ पे दो सेगमेंट्स जो यहाँ पे दिख रहा है ये है शैडो सेगमेंट्स, यहाँ पे आपको पूरा अंधेरा मिलेगा, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा वैसे वैसे उसका घेर बढ़ता जाएगा, और जब उसका घेर बढ़ता जाएगा तो वो एरिया कवरेज, ये जो सेगमेंट्स हो रहे हैं इसे हम नाम देते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, सो द पोर्शन ऑफ द स्लिट here acts as the source of waves. Now and this hypothetical slit, ये जो slit हम hypothetical इसलिए कहते हैं क्योंकि assumption बता रहे हैं कि अगर हम पास करते हैं तो, क्योंकि हम इस सीन को और कॉम्प्लेक्स करने वाले आगे जाके, the hypothetical slit are actually edges of any kind of obstacles that comes in path of any type of wave. ये क्या हो रहे हैं, ये क्या कहते हैं, it act as a obstacle। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, अगर मैं मेरा स्ट्रक्चर, अगर मैं खुद खड़ा रहा हूं और लाइट रेस मेरे आंख पे जो गिर रही है, तो आई एम एन ऑब्स्टेकल टू दिस लाइट रेस, ऑब्वियस, इसलिए तो मेरी शैडो गिर रही है पीछे। ओके, तो ये ऑब्स्टेकल की वजह से क्या होता है, मेरा हर कॉर्नर जो भी जहां जहां से रेस होते जा रही है, दैट कॉर्नर इज एक्टिंग एज अ सेकेंड सोर्स ऑफ लाइट। ये लाइट वहां जाके टकरा के फिर से हर दिशा में मूव हो रही है। ओके, सो दिस, ये हो गया एक, मैं एक काफी बड़ा एग्जांपल बता रहा हूं। इमेजिन करो एकदम छोटी चीज से एटम, एटम में भी वही चीज है, अगर लाइट उसे टकराएगी तो टकराने के बाद जिस एटम से टकरा रही है उसके पीछे शैडो क्रिएट होगा, ऑब्वियस, और जहां से वो निकल के आगे बढ़ रही है वो हर जगह पे वो क्या हो रहा है, स्कैटर हो रहा है, एक नया सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी निकल रहा है। अब इमेजिन करो, क्या वो स्लिट एक रहेगा? ऐसा हो सकता है कि स्लिट काफी सारे हो, तो फिर क्या होता है, स्लिट एक कई सारे हो मतलब एटम्स कई सारे हो, एटम्स कई सारे होंगे तो वो एक्ट एज दे विल एक्ट एज अ डिफरेंट नंबर ऑफ स्लिट्स। देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस कैसे होते हैं इसमें। देखो यहां पे आप देख सकते हो, इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ आई कलेक्ट अ डिफ्रैक्टेड रे ऑन फोटोग्राफ स्लिट।
अब फिलहाल वो मल्टीपल स्लिट्स का कंसेप्ट थोड़ा बाजू में रखते हैं। एक यहाँ पे एक स्लाइड देखो क्या कह रहा है वो, कि अगर एक स्लिट में से, सॉरी इट विल स्टार्ट अगेन, वी विल वेट फॉर इट। अगर एक स्लिट में से लाइट रेस पास हो रही है तो वो सभी दिशा में मूव करेंगे। और अगर मैंने इसको एक फोटोग्राफिक प्लेट पे, अगर मैंने अपने स्टडी के लिए इसको स्टडी किया, फोटोग्राफिक प्लेट मतलब क्या, हम एक्सरे कहां पे कलेक्ट करते हैं, एक प्लेट पे तो कलेक्ट करते हैं ना, दैट इज फोटोग्राफिक प्लेट। सो अगर मैं फोटोग्राफिक प्लेट पे करूं तो मुझे कुछ इस तरह के डायमेंशंस मिलेंगे, कुछ इस तरह के मुझे स्पॉट्स मिलेंगे। इसका ये एक्सप्लेन करता है कि वो रेज जहां जहां टकराएगी वहां पे एक स्पॉट क्रिएट करेगी, और वो स्पॉट हमारे काम का है। ओके, सो अ सिंगल स्लिट प्लेस्ड बिटवीन अ डिस्टेंट लाइट सोर्स, सिंगल स्लिट placed between a distant light source and a screen. So I will repeat it. A single slit placed between a distant light source and a screen produces a diffraction pattern. यहाँ पे ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं ऐसे वेव्स को कलेक्ट करता हूं तो जो यहाँ पे डिजाइन बन रहा है इसे हम कहते हैं पैटर्न ऑफ डिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं इसे हम? पैटर्न ऑफ डिफ्रैक्शन। सो इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। अभी यहाँ पे चीज को मैं कॉम्प्लिकेशन दिखा रहा हूँ, कॉम्प्लिकेटेड चीज क्या हो रही होगी। अगर मैं यहाँ कहूँ कि मल्टीपल स्लिट्स है तो क्या, अगर यहाँ पे मल्टीपल स्लिट्स है तो सीन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इफ डिफ्रैक्शन occurs from one or more slit edges, then each portion of the slit will act as a source of wave। तो यहाँ पे अगर स्लिट है, यहाँ पे एक स्लिट है, तो ये दोनों सोर्स क्या कर रहे हैं? दे आर एक्टिंग एज अ सोर्स ऑफ लाइट, नेक्स्ट सोर्स ऑफ लाइट। फिर वो अपना लाइट इमिट करेंगे। जब वो लाइट इमिट करेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें इमिट हुआ लाइट और इससे निकला हुआ लाइट ये कहीं ना कहीं कोइंसाइड होगा, ये एक दूसरे को जाके टकराएगा, बराबर है। तो अगर वो टकराता है तो क्या होता है? यू गेट अ इंटरफेरेंस पैटर्न। यहां पे आता है एक नया वर्ड, इंटरफेरेंस। चीजें जब टकराती है तो इंटरफेरेंस तैयार होता है। ये हमने आईआर में पढ़ा था, एफटीआईआर फूरियर ट्रांसफॉर्म में पढ़ा था हमने कि एक इंटरफेरेंस बनते हैं वहां पे, बराबर है। ये इंटरफेरेंस पैटर्न को एक्सप्लेन किया है इस जीआईएफ फाइल में, अगर आप चेकआउट करो तो यहाँ पे एक एंट्रेंस स्लिट है, ये एंट्रेंस स्लिट है, लाइट यहां से पास हो रहा है, यहां से पास होने के बाद वो इस तरह मूव कर रहा है, यहां से पास होने के बाद वो इस तरह मूव कर रहा है। मूव करते समय यहाँ पे एक बफर रीजन क्रिएट हो रहा है जहां पे वो लाइट रेज एक दूसरे टकरा रहे हैं। टकराने के बाद जब वो रेज आगे बढ़ती है तो वो वहां पे एक ब्लैंक स्पॉट क्रिएट होता है, ब्लैंक स्पॉट क्रिएट होता है। यहां पे अगर आप चेकआउट करो तो एक सेगमेंट लाइट पार्ट है, मतलब ब्राइट पार्ट है, और सेकंड पार्ट है ब्लैंक स्पॉट पार्ट। सो यहाँ पे उसको काफी अच्छे से दिखाया गया है। ये मुझे काफी अच्छी, बहुत अच्छा, सबसे जो अभी तक मुझे अच्छा मिला वो ये है, एक जीआईएफ है जहां पे आप इमेजिन करो कि इसमें दो स्लिट्स दी हुई है, ये रेज पास हो रही है हॉरिजॉन्टली, पास होने के बाद ये यहां से एंटर हो रही है, यहां से एंटर हो रही है। सो यहाँ पे अगर जो आप देखते हो यहाँ पे एक बैंड फॉर्म हो रहा है, ये बैंड यूनिफॉर्म नहीं है, वो कंप्लीटली कलर्ड नहीं हुआ, वो जो स्क्रीन है सामने की वो कंप्लीटली ऑरेंज नहीं हुई, वहां पे पैटर्न हुआ, कहीं पे छोटा पैटर्न हुआ, कहीं थिक हुआ, कहीं छोटा हुआ, कहीं थिक हुआ। ये मैं इसकी बात कर रहा हूं कि ये डिफ्रैक्शन जब किसी चीज से ये ईएमआर टकराने के बाद जब वो आगे मूव करेंगे तो मूव करने के बाद वो सामने जहां पे कलेक्ट हो रहे हैं वहां पे एक पैटर्न क्रिएट करेंगे। हम उस पैटर्न की बात करने वाले हैं। I am running out of time again, so I will read this statement. The light from one portion of the slit can interfere with light from another portion, leading to a interference pattern.